Good evening, dear student, and very warm welcome on my YouTube channel झा क्लासेस। आशा है जो प्रीवियस लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा और आज का टॉपिक्स भी आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और YouTube चैनल आज के दौर का बहुत बड़ा और ग्रेट प्लेटफॉर्म है जिससे पूरे वर्ल्ड इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो टॉर्क होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा और सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो हम लोग आ रहे हैं अब एक्चुअल मुद्दे पे, जो हमारा आज का टॉपिक्स है इस मुद्दे पे आते हैं। तो पहला टॉपिक्स है हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। This is the representation of uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन जो है वो पैरेलल होगा, इक्वी स्पेस्ड होगा और एरो का लेंथ सेम होगा, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है वो सेम होगा। ये आपका पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल is an arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance। ए पे ये चार्ज ए पे है प्लस क्यू और बी पे है माइनस क्यू। डाइपोल का ये सेंटर है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। दिस इज द एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। हम जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F प्लस से और इसको हम लिखेंगे क्यू ई वेक्टर। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स लगेगा F नेगेटिव, दिस इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। हम ये ले रहे हैं लेट बी ए या ए बी इक्वल टू 2a एंड O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू a। इट मीन्स O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इस पे नेट फोर्स जो लगेगा या रिजल्टेंट फोर्स जो डाइपोल पे एक्ट करेगा वो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो डाइपोल पे लग रहा है 0 है। इट मीन्स इसका ये मतलब हुआ नो ट्रांसलेशनल मोशन, no translational motion of dipole। कोई ट्रांसलेशनल मोशन जो है डाइपोल का नहीं होगा और हम देख रहे हैं
जो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है एक्ट कर रहा है इस डायपोल पे, और उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी डिफरेंट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, तो ये दोनों फोर्स जो है ये मोमेंट ऑफ टॉर्क फॉर्म करेगा या मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग टॉर्क कहेंगे। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और इसको हम m कहते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2a है, तो ये 2a cos थीटा होगा और ये होगा 2a sin थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, opposite forces produces a torque that is moment of a couple. Two equal and opposite forces produces a torque that is moment of a couple whose magnitude is equal to moment of couple, a couple is equal to magnitude of either forces and perpendicular distance between perpendicular distance between line of action of two forces, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो am है, और f जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, तो ये होगा आपका F इंटू AM। तो यहाँ पे F हो जाएगा QE और AM है आपका 2A sin थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो है 2AQ E sin थीटा, इसको हम P कहेंगे। 2AQ जो है ये एक्चुअली डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये हो गया PE sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। आप देख रहे हैं जो दो फोर्स जो है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है,
तो ये जो कपल है इसको रोटेट कराना चाहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ट्राइज टू या टेंड टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं here the torque tend to align the dipole in the direction of electric field. That is, it rotates the dipole in clockwise direction. Thus, the equation 1 can be written in vector form as वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका P क्रॉस E। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। कि ये जो P क्रॉस E का मतलब हुआ, जो P, अब इसको हम लोग जरा समझें। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायरेक्शन है वेक्टर P का, और P और E के बीच का एंगल है थीटा। तो टॉर्क जो है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है। तो अगर हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल से देखें तो P और E के प्लेन में हम राइट हैंडेड स्क्रू को रखेंगे और स्क्रू को हम P से E की तरफ रोटेट कराएंगे, यानी क्लॉकवाइज रोटेट कराना होगा। एक्चुअली क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है ये है सेंस ऑफ रोटेशन। अगर इस प्लेन में हम राइट हैंडेड स्क्रू को रखें और P से E की तरफ रोटेट कराएं, यानी स्क्रू को हमको क्लॉकवाइज रोटेट कराना होगा, और क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो स्क्रू इनवर्ड जाएगा। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा ये सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। मतलब टॉर्क जो लगेगा वो डायपोल को क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा एंड टेंड्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट डज नॉट स्टॉप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट हैज इनर्शिया ऑफ मोशन। और सबसे अधिक एंगुलर स्पीड उस समय होगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, तो वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन कहें, हाँ, उससे आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ टॉर्क का डायरेक्शन। मतलब प्लेन पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड।
तो टॉर्क का डायरेक्शन ई और ई के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा और इनवर्ड होगा, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन जो होगा डायपोल का वो क्लॉकवाइज होगा। तो हमने मैग्नीट्यूड देखा, मैग्नीट्यूड या इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लिखा था वो था पी ई साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क है और ये वेक्टर फॉर्म है। नोट में आए फर्स्ट, तो टॉर्क जो होता है मैकेनिक्स में हम लोग टॉर्क पढ़ते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो पहली बात तो ये हुई जो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड में देखिए एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट जो होगा वो न्यूटन मीटर होगा विथ डायमेंशन, विथ डायमेंशन, डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो होगा mL2T-2, ये हुआ। थर्ड में आइए, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा उस समय जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा पी ई व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आप देखिए जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ई का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका 90 होगा। इसी केस में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू पी। फोर्थ पॉइंट में आइए, torque will be equal to 0 when sin theta equal to 0, that means either theta equal to 0 or 180 डिग्री। कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल आइदर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो विथ वेक्टर p, that implies vector p is either parallel to vector e or anti-parallel to vector e। फिगर से हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये वेक्टर पी है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ पर भी टॉर्क 0 होगा। और ये पैरेलल हुआ और एंटी पैरेलल का मतलब हो गया वेक्टर ई के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये प्लस ये माइनस, इसका एंटी पैरेलल का मतलब हो गया थीटा 180 डिग्री। इस केस में भी टॉर्क आपका 0 होगा। ओके, थैंक यू। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो
नेक्स्ट पॉइंट में है पोटेंशियल एनर्जी associated with electric dipole placed in a uniform electric field. We have already seen that when electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences a torque. तो देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक हम डायपोल को रख रहे हैं। ये वेक्टर P है और इसको हम सेंटर ऑफ द डायपोल कह रहे हैं। और ये एंगल हम लोग जानते हैं, ये दिस एंगल को हम थीटा से डिनोट किए हैं। तो इस पे एक टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगेगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इस पे एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा PE sin थीटा। ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगर अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो नेट टॉर्क इस पे 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क 0 उस समय होगा जब एक्सटर्नल टॉर्क इस पे लगाया जाए इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। मान लीजिए, और अगर नेट टॉर्क 0 है तो हम इसको मूव स्लोली करा सकते हैं। अगर इसको हम स्लोली मूव कराते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है उसको वर्क करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर टू put the dipole in equilibrium, to put the dipole in equilibrium, we must apply an external torque. An external torque equal in magnitude but opposite in direction, opposite in direction to the electric dipole, to the electrical torque या electric torque। That implies दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर रहे हैं। ओके, अब हम इस टॉर्क को स्लोली मूव कराते हैं। स्लोली मूव कराने का मतलब हुआ डेल्टा K इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q 0 का मतलब हुआ
एंगुलर स्पीड जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू होता है डेल्टा के प्लस डेल्टा ई। अगर डेल्टा के को आप जीरो रखते हो तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो किसमें स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कॉमनली हम लोग इसको बोल देते हैं द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डायपोल स्लोली is stored in the electric dipole in electric field in the form of potential energy, but in fact it is the change in potential energy। तो वर्क डन जो होता है इनफैक्ट वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग आगे बढ़ें। Now we rotate the electric dipole slowly means delta k equal to 0। slowly through d theta in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। That is in the direction in which theta increases। थीटा इंक्रीज करेगा जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। नाउ वी रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल स्लोली थ्रू डी थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थ्रू डी थीटा। तो हम लोग स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये होगा आपका टॉर्क डॉट डी थीटा। देखिए ये इनिशियल पोजीशन है, इसको हम ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसको थीटा से हमने डी थीटा रोटेट किया, तो डी थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज है और एक्सटर्नल टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये होगा डी थीटा कॉस 0 डिग्री। काहे कि एक्सटर्नल टॉर्क भी है एंटी क्लॉकवाइज और डी थीटा भी है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्सटर्नल टॉर्क का मैग्नीट्यूड है आपका पी ई साइन थीटा और ये हो गया डी थीटा। Now, if dipole is rotated through an angle, ये थ्रू है, ये THROUGH, थ्रू an angle θ1 to θ2, then the total work done by an external agent is can be calculated as can be calculated by
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2, ये हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2। dw हम लोग निकाले हुए हैं, ये हो जाएगा आपका PE sin थीटा d थीटा θ1 to θ2। तो दिस इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम θ1 to θ2। PE कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं, साइन थीटा d थीटा θ1 से θ2। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाए, माइनस हम बाहर ले रहे हैं, तो ये होगा आपका कॉस थीटा, और θ1 से θ2 ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अगर माइनस से हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2 इज गिवन बाय। इसको, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये पूछा जा सकता है, जो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2। तो यहाँ से हम लोग θ1 θ2 दिया रहेगा, PE मालूम रहेगा, तो हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल सकते हैं। अब है this work done, this work done is stored in the dipole in potential energy in the form of potential energy in the electric field, in the electric field। हमने पहले भी बताया आपको, हम लोग जनरली बोल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट अगर स्लोली अगर रोटेट कराता है तो ये वर्क डन किस में स्टोर होता है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क डन इन फैक्ट लिखेंगे, इन फैक्ट दिस इज द change in potential energy of the dipole। तो ये जो वर्क डन हुआ, ये θ1 से θ2 किस में स्टोर हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। θ1 हुआ इनिशियल पोजीशन, θ2 हुआ फाइनल पोजीशन। तो डेल्टा U को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी U θ2 माइनस U θ1 इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट θ1 से θ2, और ये वैल्यू हमको मालूम है, तो ये हो गया PE, ये हो गया cos θ1 माइनस cos θ2। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली हमने निकाल लिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं।
ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन द पोजीशन थीटा। ये चेंज इन पोटेंशियल है। हम लोग इंटरेस्टेड हैं जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसके लिए हम लोग को रेफरेंस लाइन चूज करना होगा। लेट थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज टेकन टू बी जीरो। क्या कि हम लोग को एक्चुअली जिस तरह से हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल निकालने में इन्फिनिटी पे लेते हैं रेफरेंस लाइन, तो इसके लिए हम लोग थीटा 1 इक्वल टू 90 लेते हैं। क्या कि हम जानते हैं जो 90 डिग्री पे ये जीरो हो जाएगा, हाँ, और ये जीरो हो जाएगा तो 90 डिग्री पे, हाँ, u थीटा इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा एंड ये हुआ u थीटा। हमने ऐसा असाइन किया है। नाउ वी असाइन, तो हम लोग u थीटा 2 की जगह थीटा पुट करेंगे माइनस, और u 90 डिग्री पे इसको दिस इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन हम लोग लिए हैं 90 डिग्री पे, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया है, तो ये जीरो हो गया। अब PE थीटा 1 है आपका 90 डिग्री, तो ये हो गया cos 90 डिग्री, और थीटा 2 को हमने थीटा असाइन किया है थीटा। हाँ, तो ये हो गया आपको पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा रिलेटिव टू रेफरेंस लाइन 90 डिग्री, और वहाँ 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो लिया है, तो ये हो गया cos 90, सॉरी ये है आपका थीटा 1 को जीरो लिया, ठीक है, थीटा 1 को अगर हमने 90 लिया है तो ये जीरो हो गया, थीटा 2 ये हो गया 90 डिग्री, सही है। तो cos 90 जीरो हो गया, तो ये हो गया माइनस PE cos थीटा। cos 90 हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। इट मीन्स माइनस P डॉट E। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये फाइनल एक्सप्रेशन है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी at an angular position theta relative to the reference line taken at 90 degree, and where we assume the potential energy of the dipole is equal to zero. In this position, potential energy at an angular position theta is given by minus P cos theta equal to minus P dot E. अब हम लोग तो हम समझते हैं इस तरह का अगर आप सॉल्यूशन आप अगर अपने एग्जामिनेशन में देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते, और काफ़ी टीचर भी जो आपके कॉपी इवैल्यूट करेंगे उनको भी देख करके अच्छा लगेगा। तो हम लोग आइए यहाँ पे नोट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखें जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और कब होगा। मिनिमम वैल्यू होगा माइनस PE व्हेन cos theta equal to 1, that implies theta equal to 0 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा
उस समय आपका थीटा 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है ही, नेट टॉर्क भी 0 होगा, काहे कि थीटा 0 है तो PE sin 0 ये भी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो ये जो कंडीशन होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, दैट इज इक्वल टू -PE। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। ये कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो टॉर्क का जो सेकेंड पॉइंट, टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +E होगा और when cos थीटा इक्वल टू -1, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 का मतलब हुआ डायपोल जो होगा, डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये +Q, ये -Q, ये वेक्टर ए, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल है। तो नेट फोर्स तो 0 है ही, साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है तो नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है और मैक्सिमम वैल्यू होगा +P। तो जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और थर्ड जो कंडीशन है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करता है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उस केस में होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का हमने बोला अभी। और अनस्टेबल के लिए नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 लेकिन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा और उसके इक्विलिब्रियम के कंडीशन देखा, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए।